जी, आज हमारा नया मॉड्यूल स्टार्ट हो रहा है एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, और आज उसका ओरिएंटेशन लेक्चर होगा। जो न्यू स्टूडेंट्स आए हैं आज की क्लास में या प्रीवियस क्लास में, उनके लिए मुख्तसर सी ये बात है कि ये हमारा डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है। इसके अंदर टोटल 5 टॉपिक्स हैं जिन्हें हम 5 मॉड्यूल्स बोलते हैं। उसमें से एक मॉड्यूल जो है वो एसईओ है, जो हम आज से शुरू कर रहे हैं। तो नो डाउट जिन्होंने अभी कोर्स स्टार्ट किया है उनका ये पहला मॉड्यूल स्टार्ट हो रहा है। इसके बाद गूगल एड्स है, ये दूसरा मॉड्यूल होगा। इसके बाद सोशल मीडिया मार्केटिंग है, ये तीसरा मॉड्यूल होगा। इसके बाद यूट्यूब ऑप्टिमाइजेशन है, ये चौथा मॉड्यूल होगा। और गूगल लिस्टिंग है, ये 5वां मॉड्यूल होगा। तो बेसिकली ये 5 टॉपिक्स हैं जो 3 माह के कोर्स में आप सब लोगों ने कंप्लीट करने हैं। और जिन स्टूडेंट्स के ये टॉपिक्स कंप्लीट होते जाएंगे, यानी जिन जिन स्टूडेंट्स के 5 मॉड्यूल्स मुकम्मल हो जाएंगे, उनका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। और कोर्स इवैल्यूएशन के लिए जो भी मेथड स्टूडेंट्स के लिए होता है वो सब पर उन पर अप्लाई हो जाएगा। लेकिन बाकी के स्टूडेंट्स अपना कोर्स यहीं पर इसी क्लास में पढ़ते रहेंगे। आगे क्या करना होगा उन्हें जब कोर्स कंप्लीट होगा वो एंड पे मैं इससे डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। मैं उनको बताता हूँ कि क्या करना है। इसके अलावा आप लोगों से मैंने एक ड्राइव में लिंक शेयर किया हुआ है व्हाट्सएप चैनल के ऊपर। अगर आप उसे क्लिक करेंगे तो उसमें एक एग्ज़ाम का फोल्डर भी पड़ा हुआ है। उसके अंदर एक MCQs है। जब आप उसे अनजिप करोगे तो MCQs का फोल्डर खुलेगा और एक प्रोजेक्ट का फोल्डर खुलेगा। तो जब आपका कोर्स कंप्लीट होता है तो वो आपको कंप्लीट करने होते हैं। नो डाउट आज जो फर्स्ट डे आए हैं या सेकंड डे आए हैं उन्हें उसे खोलने की अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसे देख के तो वो परेशान होंगे, उन्हें कुछ समझ में तो नहीं आएगा ये क्या है। लेकिन जिन जिन स्टूडेंट्स के 2, 3, 4, 5 मॉड्यूल्स या 5वां मॉड्यूल शुरू हो रहा है, उनके लिए वो हेल्पफुल है। वो उसको खोल कर देखें और जो उन्हें समझना हो वो मुझसे पूछ सकते हैं। क्योंकि जिन्होंने 2 मॉड्यूल्स भी किए होंगे, इट्स मीन कि वो उसको समझ सकते हैं कि 2 मॉड्यूल्स का तो प्रोजेक्ट होगा ना बीच में कुछ ना कुछ। चलें अब हम स्टार्ट करते हैं। जी, एसईओ ये एब्रीविएशन किस चीज़ का है भाई? ये गूगल से भी पता लग जाएगा, ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। अच्छा, सर्च इंजन क्या होता है ये तो सबको पता होगा। सर्च इंजन क्या है? सॉफ्टवेयर सर्च इंजन बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप लोग सर्चेस करते हो। गूगल हमारे पास सर्च इंजन है, इसके अलावा MSN भी हमारे पास सर्च इंजन है, इसके अलावा एज भी हमारे पास सर्च इंजन नहीं है। एज इज एप्लीकेशन, गूगल एप्लीकेशन नहीं है, गूगल कोई प्रोग्राम नहीं है, कोई सॉफ्टवेयर भी नहीं है। गूगल हमारे पास एक ऑनलाइन सर्च इंजन है। सर्च इंजन का मतलब क्या है कि भाई इंटरनेट के ऊपर जो कुछ भी पड़ा हुआ है तो सर्च इंजन पर जाओगे वो निकाल कर दे देगा आपको। एज क्या है? इंटरनेट को यूज करने के लिए प्लेटफॉर्म है। गूगल क्रोम क्या है? इंटरनेट को यूज करने के लिए प्लेटफॉर्म है। सफारी क्या है? इंटरनेट को यूज करने के लिए प्लेटफॉर्म है। लेकिन सर्च इंजन क्या है? जो सर्चेस करने लगा हुआ और सर्च करके आपके लिए निकाल देगा। सो एसईओ का मतलब क्या हुआ? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई हमारे पास जो वेबसाइट है हम उसको रैंक करना चाहते हैं, ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं। कहाँ पर? सर्च इंजन के ऊपर, ताकि अगर कोई हमारी वेबसाइट टाइप की सर्विसेज की ज़रूरत रखता हो, जैसे मैकबुक की सोल्यूशन, तो अब लोगों की क्वेरीज क्या बनती होंगी? कोर्सेज। अगर कोई फर्नीचर सेल करता है तो इसका मतलब है लोगों की क्यूरीज क्या बनती होंगी? मुझे फर्नीचर परचेज करना है। कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस कर रहा है तो लोगों की क्यूरीज क्या बन रही होंगी? उन्हें इलेक्ट्रॉनिक्स की छोटी छोटी या बड़ी कोई प्रोडक्ट्स खरीदनी है। तो हम ये चाहते हैं कि जब भी कोई बंदा गूगल पर आकर सर्च करे और हमने अपनी वेबसाइट बनाई हुई है अपनी प्रोडक्ट्स या अपनी सर्विसेज को सेल करने के लिए, तो दूसरों की जितनी भी वेबसाइट्स हो हमारी वेबसाइट सबसे टॉप पर आनी चाहिए। इट इज कॉल्ड ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। यानी हम इसको बोल रहे हैं कि ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है। यानी हम क्या कह रहे हैं कि बहुत सारे हों, जैसे इतने सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, 3 माह का कोर्स कर रहे हैं, 3 माह के बाद एग्ज़ाम होगा, एक स्टूडेंट टॉप करेगा, फिर एक स्टूडेंट होगा जिसकी दूसरी पोजीशन आ जाएगी, फिर एक स्टूडेंट होगा जिसकी तीसरी पोजीशन आ जाएगी। तो रैंकिंग हो गई ना। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कोर्स आपकी रैंकिंग हुई। कैसे हुई? कॉलेज वालों ने कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए होंगे कि नंबर ऑफ़ असाइनमेंट्स, नंबर ऑफ़ क्विजेज,
नंबर ऑफ टेस्ट, नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स। जो बंदा इनको अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करेगा उसके नंबर ज़्यादा होंगे, और जो उसके सेकंड नंबर पर आ रहा होगा वो सेकंड नंबर पोजीशन पर आ जाएगा। इसी तरह गूगल ने भी कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं कि भाई अगर आप मेरे स्टैंडर्ड्स को फॉलो करोगे तो मैं आपको पॉइंट्स दूंगा और उस बेसिस पर मैं आपको टॉप पर ले आऊँगा। बेशक जिस टॉपिक की वेबसाइट आपकी है उस टॉपिक की 1000 वेबसाइट्स भी होंगी, तो इसके बावजूद आपकी वेबसाइट टॉप पर आ जाएगी। क्यों आएगी? किस वजह से आएगी? इसलिए कि हम गूगल के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें। तो बेसिकली अगर हम आसान अल्फाज में कहें कि एसईओ है क्या? गूगल के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने को हम एसईओ कह रहे हैं। जैसे हम ये कहेंगे आपका इम्तिहान होना है कोर्स कंप्लीशन के बाद, ऐसे ही है ना, उसकी बेस पर आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। जिस सर्टिफिकेट में कोई स्टूडेंट टॉप करेगा, कोई ऊपर से बिल्कुल पहले नंबर पर आएगा और कोई बिल्कुल बॉटम पर चला जाएगा। तो जो बॉटम पर जाएगा वो कौन सा स्टूडेंट होगा? जिसने वो स्टैंडर्ड्स पूरे नहीं किए होंगे जो उस टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए बनाए गए थे। ऐसी है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप गूगल के बनाए हुए स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करेंगे तो आप कहाँ जाओगे? नीचे नजर ही नहीं आओगे कहीं पर। हम चाहते क्या हैं कि लोग अगर कुछ सर्च करें तो हम टॉप पे नजर आ जाए। इट इज एसईओ। ये हम सीखने जा रहे हैं। समझ में आ गया हम क्या सीखने जा रहे हैं? यानी कि हमारी जो वेबसाइट है उसे रैंक कैसे करना है, ये हम सीखने जा रहे हैं। कैसे रैंक करना है? कुछ गूगल के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है। तो जो सबसे ज़्यादा गूगल के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेगा वो टॉप पर आ जाएगा। जो दूसरे नंबर पर उसके होगा वो दूसरे नंबर पर वेबसाइट आ जाएगी। लाइक दिस। जी मैं कुछ चलता हूँ, यहाँ पर मैं एक सर्च करता हूँ। ये मैंने एक सर्च किया, की सर्च मैंने, क्या हुआ? जैसे ही मैंने लिखा प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट गूगल पे आकर, तो एक वेबसाइट पहले नंबर पर आ गई ना। उसके बाद फिर एक और वेबसाइट आ रही है जो दूसरे नंबर पर आ रही है, फिर तीसरे नंबर पर, फिर चौथे पर, पांचवें पर। ये रैंकिंग हो गई। तो जो वेबसाइट पहले नंबर पर आई है बेसिकली उसने क्या किया होगा जो पहले नंबर पर आ गई है? गूगल के स्टैंडर्ड्स को अडॉप्ट किया होगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो पहले नंबर पर आ गई। नहीं तो हम देखें यहाँ दूसरे पेज पे जा रहे हैं। भाई आप मुझे बताएं, आज तक सर्च करते हुए आप दूसरे पेज पे गए हो? कभी भी नहीं गए। ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ही जोर लगे तो भाई पहले 5 लोग कंसीडर हो जाते हैं। इसके बाद तो शायद हम नीचे भी नहीं आते, 5वें से नीचे वालों को भी कंसीडर नहीं कर रहे होते। मतलब ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि हम क्या समझते हैं कि जो भी गूगल के पहले पेज पर चीज़ नज़र आ रही है वो क्वालिटी वाइज अच्छी चीज़ है, और जो अगले पेजेस पर है वो क्वालिटी वाइज अच्छी चीज़ नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी कोई अपनी वेबसाइट बनवाए और वो चाहे कि मेरी वेबसाइट रैंक हो, तो उसको वेबसाइट बनाना ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि उसे उसको एसईओ करवाना भी ज़रूरी है। अब आप देख रहे हैं दूसरे पेज के ऊपर भी एक बहुत टॉप किचन सेलर की वेबसाइट आई है, लेकिन ये जब दूसरे पेज पर आ रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि गूगल से तो कोई इसको देख ही नहीं रहा होगा। सही है ना? तो गूगल से तो कोई से नहीं देख रहा होगा क्योंकि तो दूसरे पेज पर है। जो भी सर्च करेगा वो तो पहले 3-4 को कंसीडर करेगा कि भाई ये अच्छे वाले हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा काम क्या है, किसी की वेबसाइट को पहले पेज के ऊपर तकरीबन पहली 5 पोजीशन पे लाकर सेट कर देना। ये काम चलाएगा हमारा एसईओ। समझ में आ गया एसईओ क्या चीज है? जी मैंने क्या समझ में आया एसईओ क्या है? सिर्फ अभी हमने समझा कि है क्या चीज़ है भाई। तो एसईओ कंप्लीट नहीं किया, इस पूरे कोर्स में 1 माह हम एसईओ पढ़ते रहेंगे, यानी एसईओ को कंप्लीट नहीं किया। ये तो हम सिर्फ कॉन्सेप्ट ले रहे हैं, अभी लॉजिक ले रहे हैं कि एसईओ क्या चीज़ है। अगर हम मुख्तसर कहें कि एसईओ है क्या चीज़, कि भाई हम ऐसे स्टैंडर्ड्स को अप्लाई करेंगे किसी वेबसाइट के ऊपर, जो भी हमारा क्लाइंट होगा उसकी वेबसाइट,
कि भाई उसकी वेबसाइट अमंग ऑल कंपीटिटर्स पहले नंबर पे आ गया। जैसे अभी मैंने देखा तो 11वें नंबर पर भी कंपीटिटर आ रहा है, 12वें नंबर पर भी कंपीटिटर आ रहा है। उसका मतलब क्या हुआ, 12 कंपीटिटर्स में हम लोग अपनी वेबसाइट को इस कीवर्ड के अगेंस्ट यानी इस सर्च टर्म के अगेंस्ट पहले सफे पर लाए। इट इज एसईओ। ये टास्क है जो हमने कंप्लीट करना। अच्छा, अब मैंने एक टर्म इस्तेमाल की, पहले कीवर्ड और उसके बाद सर्च टर्म। भाई कीवर्ड अभी हमने यूट्यूब कंप्लीट किया, हमें पता है कि जो भी हम सर्च कर रहे हैं उसको हम कीवर्ड बोलने लगे हुए थे। हाँ, लोगों की जो सर्च क्यूरीज हैं दैट इज कीवर्ड्स, मतलब लोगों के मुताबिक तो वो सर्च टर्म्स हैं, वो सर्च फ्रेजेस हैं, मतलब लोगों के मुताबिक तो वो ये सब चीज़ें हैं ना कि सर्चिज हैं उनकी। उसको हम क्या कह सकते हैं, सर्च फ्रेज। उसको हम क्या कह सकते हैं, सर्च टर्म। उसको हम क्या कह सकते हैं, सर्च क्यूरी। लेकिन एक्सपर्ट एसईओ एक्सपर्ट्स के लिए वो चीज़ें क्या बन जाएंगी, कीवर्ड्स। इस पर हमने काम करना है आगे जाकर, काफ़ी आगे जाकर। अभी हमने सिर्फ ये समझा कि कीवर्ड्स क्या चीज़ है। मतलब आम बंदे से मैं बात करूंगा, भाई ये कीवर्ड लिख लो तुम, वो कहेगा ये कीवर्ड क्या होता है ना। अगर मैं सकूँ वर्ड लिख लो तो उसे समझ में आ जाएगा, लेकिन उसे मैं लिखूंगा ना, कब बताऊंगा कीवर्ड लिखो, वो कहेगा ये कीवर्ड क्या होता है। तो आम बंदे के लिए तो अंडरस्टैंडेबल नहीं है। सो आम बंदे को तो हम ये कहेंगे कि भाई कोई सर्च टर्म, लेकिन हमारे मुताबिक क्या चीज़ है, वो कीवर्ड है। ये तो हमने बेसिक सी बात अभी सीखी है, आगे आ जाते हैं। अब हमें यह पता लग गया कि भाई एसईओ हमें किसकी करनी है, किसकी करनी है, वेबसाइट की एसईओ होनी है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि भाई वेबसाइट होगी तभी एसईओ होगी। अगर वेबसाइट ही नहीं किसी की बनी हुई तो एसईओ तो नहीं होगी। ऐसे ही कोई बंदा कहेगा भाई कोई बिजनेस करने लगा हुआ है, मगर उसने आज की तारीख तक अपनी वेबसाइट तो बनाई नहीं है, इधर उधर से सुन के उसने कहा कि हाँ भाई मुझे भी एसईओ करवानी है। भाई एसईओ करने के लिए क्या चीज़ चाहिए, वेबसाइट। लाइव वेबसाइट होगी तो उसकी एसईओ करेंगे। अच्छा, अब इसका मतलब ये हुआ कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, वेबसाइट। आगे बाद वेबसाइट का होना ज़रूरी है। आगे चलते हैं ज़रा। अच्छा, वेबसाइट्स जो होती हैं, मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ jio.tv, तो क्या होगा, जियो की वेबसाइट खुल जाएगी। ARY की वेबसाइट का नाम लिखूंगा, उनकी वेबसाइट खुल जाएगी। अच्छा, अब वेबसाइट को खोलने के लिए मैंने क्या इस्तेमाल किया, उसका नाम नहीं, उसकी वेबसाइट का नाम। लेकिन जो वेबसाइट खुली तो उसके अंदर तो बहुत सारा डाटा मुझे नज़र आ गया। नाम सिर्फ क्या था, उसको फाइंड करने के लिए था, उस तक पहुंचने के लिए था, लेकिन उसका जो कंटेंट पड़ा हुआ है वही है ना। मतलब मैंने लिखा jio.tv तो यूँ स्क्रॉल करना शुरू कर दिया, वीडियोस भी आ रही हैं, तस्वीरें भी आ रही हैं, कंटेंट भी आ रहा है, टेक्स्ट भी आ रहा है। तो दो चीज़ें हो गई। एक चीज़ हमें क्या खरीदनी है, वेबसाइट का नाम। मैं कहा एक हमें क्या खरीदना, भाई लाइव करना है ना, तो मैंने कहा ना लाइव में दो चीज़ें हो गई, एक वेबसाइट का नाम और एक उसका कंटेंट। मतलब मैं कहता हूँ भाई ये लिखा मैंने प्रोफेशनल किचन, सपोज कर लेते हैं, यहाँ मैंने लिखा jio.tv, लिख दिया जी। ये तो मैंने टाइप किया है, ये क्या है, ये इस वेबसाइट का नाम है, URL इसे आप कहते हैं, ऐसे ही है ना। अब इज इट पॉसिबल कि आप भी एक वेबसाइट बनाएं, उसका नाम रख लें jio.tv? नहीं रखा जा सकता भाई, ये नाम जियो वालों ने परचेज कर लिया हुआ है, अब इसे कोई दूसरा बंदा तो नहीं ले सकता। एक नाम सिर्फ एक ही दफ़ा लिया जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई अगर आपको अपनी वेबसाइट को लाइव करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपनी वेबसाइट का डोमेन नेम खरीदना है। इसको हम क्या बोलते हैं, डोमेन नेम। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ भाई, वेबसाइट के लिए जो ज़रूरी चीज़ है वो क्या है, डोमेन नेम। अच्छा भाई, ये डोमेन नेम क्या होगा, अगर मैं कस्टमर के पास जाऊँ एसईओ करने के लिए और उसकी अभी वेबसाइट भी नहीं है, वो बनवा रहा है किसी से, इसका मतलब लाइक तो नहीं हुई ना। तो मैंने उसे कहा कि भाई अब आपको डोमेन नेम खरीदना है। उसको क्या पता भाई डोमेन क्या होती है, हाँ वो तो बिजनेस कर रहा है ना। वो मुझसे पूछता है ये डोमेन नेम क्या होता है, भाई ये क्या है मेरे लिए, ये क्या चीज़ है जो मुझे खरीदनी है, डोमेन नेम। वो कोई बिजनेस तो कर रहा है ना, ऑलरेडी उसकी शॉप है, उसकी फैक्ट्री है, उसका ऑफिस है, इसलिए वो कोई बिजनेस कर रहा है, उसका एक बिजनेस चलने लगा हुआ है, उसका बिजनेस का कोई ना कोई नाम तो होगा। जो भी उसका बिजनेस का नाम होगा
यही वो चाहता होगा ना, यही वाला नाम मेरा ऑनलाइन आ जाए, तो वो क्या करेगा, वही वाला नाम ऑनलाइन परचेज करेगा इंटरनेट कंपनी से। अब अगर तो वो वाला नाम पहले किसी के पास नहीं होगा तो मिल जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ भाई मेरा भी टीवी चैनल आ रहा है और मैंने भी उसका नाम जियो टीवी रखना है, तो मिलेगा मुझे नाम? नहीं मिलेगा, इसलिए कि पहले से किसी ने ये नाम खरीद लिया होगा। हाँ, ये हो सकता है कि मैं इनके वर्ड्स को कुछ आगे पीछे कर लूँ, ठीक है ना, जियो को मैं डबल ओ के साथ लिख लूँ, ट्रिपल ओ के साथ लिख लूँ, मैं टीवी को मैं TEEV के साथ कर लूँ, शायद मिल जाए, लेकिन उस तरह तो नहीं मिलने वाला। उसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हमने अपनी वेबसाइट का क्या नाम रखना है और वही वाला नाम हमें खरीद रहे हैं। एक बात आपको याद रखनी है कि हम लोग ये जो नाम परचेज करते हैं, इट्स नॉट वन टाइम परचेज। मिसाल के तौर पर जी, ये मैं माउस खरीदने मार्केट गया, मैं लैपटॉप खरीदने मार्केट गया, मैं LCD लेने गया, मैं AC लेने गया, तो ये सब चीज़ें वन टाइम परचेज हैं, ऐसे ही है ना। ऐसे तो नहीं है कि हर महीने उनका फ़ोन आ जाता है कि जनाब वो चीज़ आपने खरीदी थी तो ज़रा और पैसे दे दें हमें, या हर साल के बाद फ़ोन करते हैं कि जनाब आपने 5 साल पहले AC लिया था तो हम आपका AC उतारने आ रहे हैं, नहीं तो इतने पैसे दे दें। वन टाइम परचेज है ना। बट डोमेन नेम इज़ नॉट वन टाइम परचेज। इसको आप कह लो कि हमें इसे एक दफ़ा खरीदना है, लेकिन ये मिलती हमें रेंटल बेसिस पर है जी। कैसे मिलती है जी? ये हमें कैसे मिलती है? रेंटल बेसिस पर मिलती है जी। हाँ, अब हर महीने देने की ज़रूरत नहीं, हम इसकी पेमेंट्स कैसे करते हैं? एनुअल बेसिस पर करते हैं, मतलब सालाना। आज आपने डोमेन खरीद ली, इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी नेक्स्ट एक्सपायरी जो बन रही है आफ्टर 365 डेज। अगर आफ्टर 365 डेज आप दोबारा उसकी पेमेंट नहीं करोगे तो वो डोमेन आपके पास नहीं रहेगी। डोमेन इटसेल्फ क्या है? नाम। भैया आपकी वेबसाइट को कुछ नहीं होने वाला, वेबसाइट आपने अपने पास बना के रखी हुई थी, सेव पड़ी हुई है, लेकिन वो नाम अब आपकी ऑनरशिप में नहीं रहा। जैसे ही आपने छोड़ा, शायद किसी और ने खरीद लिया, फ्री हो गया ना, आपने तो नहीं खरीदा, आपने तो रिन्यू नहीं करवाया, तो वो तो किसी और ने खरीद लिया। तो अब आप कंपनी वालों को नहीं कह सकते कि भाई मैं लेट हो गया था तो अब उनसे लेके मुझे वापस कर दें। हाँ, अब तो आपके हाथ से चला गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक तो हमें चाहिए डोमेन नेम। सबको समझ में आया डोमेन नेम क्या चीज़ है? आपके बिजनेस का नाम है जो एक दफ़ा आपने खरीद लिया, फिर आप उसको रिन्यू करवाते रहेंगे। इसकी प्राइस आप समझ लो 1000 रुपये से शुरू हो जाती है, 5 का भी हो सकता है, 6 का भी हो सकता है, 7 का भी हो सकता है, डिपेंड्स आप कैसा नाम ले रहे हो, ठीक है। अच्छा, अब ये जो डोमेन नेम होती है ये 2 हिस्सों में होती है। कैसे भाई? एक हिस्सा होता है इसका नेम और एक हिस्सा होता है इसका एक्सटेंशन का। मिसाल के तौर पर अभी मैंने लिखा jio.tv, तो इसमें से नाम वाला हिस्सा कौन सा है? और टीवी वाला हिस्सा एक्सटेंशन है। ओके, फिर मैंने लिखा google.com, इसमें से नाम वाला हिस्सा कौन सा है? गूगल। और कॉम वाला हिस्सा कौन सा है? अच्छा, जो टॉप एक्सटेंशन हैं उसमें से एक है .com। सबसे ज़्यादा वर्थफुल एक्सटेंशन जो है वो .com है। SEO के पॉइंट से भी जो सबसे ज़्यादा वेट मिलता है, यानी .com एक फैक्टर है कि भाई अगर आपके पास वेबसाइट .com की है या .com की नहीं है, तो अगर आपके पास .com की है तो ये भी SEO का एक पॉइंट आपको मिलता है इसमें कि भाई ये बंदा .com की एक डोमेन लेकर चल रहा है, इसका मतलब है कि इसको एक पॉइंट मिल गया। लेकिन अगर किसी की .com नहीं है तो एक तरह से उसका एक पॉइंट लूज हो जाता है, मगर मिलेगा तो तभी ना जब उसका नाम अवेलेबल होगा .com में। जैसे अभी मैंने कहा कि jio.tv, चलो सपोज कर लेते हैं jio.com किसी ने ले लिया होगा पहले से। अब अगर मैं खरीदने की कोशिश करूंगा मुझे तो नहीं मिल सकता क्योंकि वो ऑलरेडी सेल हो चुका हुआ है। तो लाजमी बात है मुझे किसी और एक्सटेंशन पे जाना पड़ेगा। इसके अलावा जो और एक्सटेंशन हैं जी वो कौन कौन सी हो सकती हैं? .pk, .edu.pk, मेरा ख्याल है सबको समझ में आ रहा होगा। ये तो बहुत लिमिटेड सी एक्सटेंशन है, मतलब हर किसी के साथ तो नहीं चलेगी ना, सिर्फ एजुकेशनल वेबसाइट के साथ चलेगी। अच्छा, उसके बाद क्या आ जाएगी? .org। इस तरह रीजन वाइज भी एक्सटेंशंस होती हैं, इसी तरह रीजन वाइज एक्सटेंशंस भी होती हैं। मतलब कीनिया की वेबसाइट है उसकी कंट्री के हिसाब से, कनाडा की वेबसाइट है उसके कंट्री के हिसाब से, USA की वेबसाइट है उसके कंट्री के हिसाब से, वो एक्सटेंशन भी होती हैं।
जैसे भी मैंने .pk लिखा, ठीक है ना। तो अब हमें ये पता लग गया कि भाई ये डोमेन नेम है, ये खरीदनी है। पहले आज किसी ने प्लान किया कि वो वेबसाइट बना रहा है, वेबसाइट को लाइव करेगा और वेबसाइट की एसईओ करवाएगा। तो उसे क्या खरीदना है? सबसे पहले एक डोमेन नेम, ये सोचकर कि हर साल मुझे इसे रिन्यू करना है। हम सपोज कर लेते हैं कि भाई जो डोमेन हमने आज खरीदी है ये हमें आज पड़ी है 5,000 रुपये की, 5,000 रुपया पर एनम। इसका मतलब क्या हुआ? आफ्टर अ ईयर ये डोमेन एक्सपायर होगी और फिर मुझे दोबारा से इसको रिन्यू करवाना है, मीन 5,000 रुपीज़ फिर देने हैं। ऐसा भी हो सकता है कि अगली दफ़ा डॉलर का रेट बदल गया हो, महंगा हो गया हो, तो ये 5500 की हो जाए, ये 6,000 की हो जाए, डिपेंड्स। चलो जी, नाम तो ले लिया, लेकिन जो नाम तो लिया हमने, लेकिन जब मैंने इस वेबसाइट को खोला है, देखें ज़रा, इसके अंदर कुछ कंटेंट भी तो आ रहा है वेबसाइट का। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैंने लैपटॉप खरीदा, तो लैपटॉप का भी तो कुछ कंटेंट है ना भाई। विंडो इंस्टॉल किया आपने लैपटॉप पे, ऑफिस इंस्टॉल किया, ग्राफिक टूल इंस्टॉल किए, इंटरनेट ब्राउज़र इंस्टॉल किया, गेम्स इंस्टॉल की। ये सब कुछ करने के लिए आपको क्या चाहिए था? क्या सिर्फ लैपटॉप चाहिए था कि कुछ और भी चाहिए था? इंटरनेट, विंडो की तो मैंने बात की ना कि एक लिए क्या चाहिए था। लैपटॉप मार्केट से खरीदने गए, उसने कहा भैया बहुत ज़बरदस्त नया लैपटॉप है आपके लिए, ठीक है, हार्डवेयर ही है ना लैपटॉप तो सीधा सीधा। अब आपने उस पर विंडो इंस्टॉल करनी है, उस पर गेम्स इंस्टॉल करनी है, तो ये सारी चीज़ें करने के लिए आपको क्या चाहिए? इसमें प्ले स्टोर, इंटरनेट, रैम और रोम, क्या चाहिए भाई? ऐसी लैपटॉप ले आओगे, घर में बैठ के उसे देख ही सकते हो, फिर उसे कर तो नहीं पाओगे। गेम इंस्टॉल करने लगोगे, पता लगेगा वो चीज़ तो है ही नहीं। वो कौन सी चीज़ है? फीचर्स जी, कौन सी चीज़ है? हार्ड डिस्क। भाई हार्ड डिस्क लैपटॉप का हिस्सा नहीं है, अलहदा फिक्स होती है, निकाल भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं। तो डाटा कहाँ पे स्टोर हो रहा है? हार्ड डिस्क के ऊपर। इसका मतलब क्या हुआ? स्टोरेज डिवाइस की ज़रूरत है, ऐसे ही है ना। स्टोरेज डिवाइस नहीं लोगे तो कहाँ पर विंडो इंस्टॉल होगी, कहाँ पर ऑफिस इंस्टॉल होगा, कहाँ पर ग्राफिक टूल्स? कुछ भी नहीं कर सकते हम, कुछ भी इंस्टॉल नहीं कर सकते। क्लियर हो गया? अच्छा, अब यहाँ पर क्या हुआ फिर? इसका मतलब क्या हुआ कि हमने तो नाम खरीदा ना, अभी तक स्टोरेज तो नहीं बाय की। भाई ये जो तस्वीर आ रही है, ये जो तस्वीर वीडियो आ रही है, ये कहीं ना कहीं स्टोर तो हो रही है ना। ये मेरे लैपटॉप पे तो नहीं स्टोर हुई, ये तो ऑनलाइन है भाई। जियो को कोई बंदा यूएसए में बैठ के खोलेगा फिर खुल जाएगी, लाहौर में बैठ के खोलेगा फिर भी खुल जाएगी, फैसलाबाद में बैठ के खोलेगा फिर भी खुल जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? ये किसी के कंप्यूटर पे तो नहीं पड़ी हुई, ये किसी स्टैंडर्ड्स जगह पर पड़ी हुई है जहाँ से हर कोई इसे खोल सकता है। तो ये जहाँ पड़ी हुई है वहाँ पर तो स्पेस यूज हो रही है ना। दिस स्पेस इज कॉल्ड होस्टिंग। इसको हम क्या बोलते हैं? होस्टिंग। इसका मतलब क्या हुआ? नाम खरीदा है, नाम के साथ साथ हमें और क्या खरीदना है? स्टोरेज। कोई स्टोरेज के लिए हमें होस्टिंग प्लान भी चाहिए। भाई होस्टिंग प्लान का मतलब क्या है? आप लैपटॉप खरीदने गए थे ना, उसने कहा भाई इसके साथ मैं आपको दूंगा 128 GB का लैपटॉप, 200 GB का लैपटॉप, 500 GB का लैपटॉप। तो ये प्लान है ना स्टोरेज का आपका। इसी तरह जब आपने वेबसाइट को लाइव करना है तो आपने उनसे कहना है कि जनाब हमें जो वेबसाइट के अंदर डाटा स्टोर करना है वो इतना डाटा हो सकता है, उसी तरह के उसी साइज के हिसाब से आपके पास स्टोरेज प्लान मिलेंगे। कॉस्ट उनकी उसी तरह आ रही होगी कि भाई ये वाला बड़ा स्टोरेज प्लान है और ये वाला छोटा स्टोरेज प्लान है। इतनी स्टोरेज चाहिए, ये कुछ करना है तो ये प्लान खरीद लो, ये 5,000 रुपये का है। इतना काम करना है तो ये 20,000 रुपये का है। इतना काम करना है तो ये 30,000 रुपये का है। इवन इससे भी बड़े स्टोरेज प्लान होंगे, लेकिन हम इसको क्या बोल रहे हैं? होस्टिंग प्लान। अब हमें पता लग गया कि अभी तक वेबसाइट लाइव नहीं हुई, तो ये दो खर्चे जो हैं ये हमें करने हैं। नंबर 1, डोमेन परचेज भी करनी है और रिन्यू भी करवानी है हर साल। होस्टिंग परचेज भी करनी है, रिन्यू भी करवानी है। ये जो आपको होस्टिंग मिल रही है ये भी आपको सिर्फ 1 साल के लिए मिल रही है। 1 साल के बाद अगर आप होस्टिंग के पैसे पे नहीं करोगे तो वो आपके डाटा का एक्सेस लोगों पे ख़त्म कर देंगे और वो कहेंगे भाई आपने जो होस्टिंग प्लान खरीदा था ना, ये तो 1 साल के लिए खरीदा था, 1 साल हो गया पूरा, अब हम आपको अपने सर्वर्स पर स्पेस
नहीं देंगे। आपको अगर फिर दोबारा से स्पेस चाहिए फिर अगले साल के लिए हमें पे कर दो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई वेबसाइट लाइव करने से पहले हमें डोमेन ख़रीदनी है, हमें होस्टिंग प्लान भी ख़रीदना है। भाई दोनों चीज़ें मेरे पास आ गई, अब मुझे वेबसाइट डेवलप करवानी है। ऐसे ही है ना, अभी मुझे किसी से अपनी वेबसाइट डिज़ाइन करवानी है। अब जिस बंदे ने वेबसाइट डिज़ाइन करनी है वो कौन है? वो है वेब डेवलपर, जिसने मुझे वेबसाइट बना कर देनी है। वो भी चार्ज करेगा वो चार्ज करेगा वंस फॉर ऑल। वो कहेगा जनाब ये वेबसाइट है, मैं उसे अपनी सारी रिक्वायरमेंट बताऊंगा कि भाई हमारी वेबसाइट ऐसी होनी चाहिए। कैसी मतलब? भाई हमारी वेबसाइट में ये फीचर्स होने चाहिए, ठीक है। वो जो फीचर जो लेगा वो कहेगा भाई इतना काम करेंगे तो इतने पैसे लगेंगे, ये वाला काम कराएंगे तो इतने पैसे लगेंगे। हो सकता है वो आपको वेबसाइट का प्लान दे 20,000 का, 50,000 का, 1 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का, 10 लाख रुपए का, डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट। कि भाई आपकी कैसी रिक्वायरमेंट है उसी तरह का आपको होस्टिंग प्लान मिल जाएगा, वेबसाइट प्लान मिल जाएगा। मगर जो बंदा आपको एक वेबसाइट बना कर देगा वो आपको वंस फॉर ऑल बना देगा कि भाई ये बन गई, आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक बन गई। अब अगर आपको इसमें कुछ मज़ीद नहीं करवाना तो मैं इसका आपको कुछ चार्ज नहीं करूँगा। लेकिन अगर आपको इसको बाद में कुछ अमेंड करवाना होगा, कुछ चेंजेस करवानी होंगी, फिर मैं आपको बताऊंगा मैं कैसे चार्ज करूँगा। लेकिन बनाने की कॉस्ट वो एक ही दफ़ा हमसे ले लेगा और हमारी वेबसाइट लाइव हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दूसरा पार्ट क्या हो गया इसका, हमें वेबसाइट की कॉस्ट भी पे करनी है वंस फॉर ऑल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3 तरह की फाइनेंसिंग हमें करवानी है अपनी वेबसाइट के लिए। नंबर 1 डोमेन का खर्चा, नंबर 2 होस्टिंग का खर्चा जो कि एनुअल है, उसके बाद जो वेबसाइट डिज़ाइन करनी है उस वेबसाइट डिज़ाइन का खर्चा। और डिज़ाइन हुई तो हमने उन्हीं में से किसी से लाइव करवा ली, अब हमारी वेबसाइट लाइव है। भाई अब हमने लिखा jio.com तो मेरी वेबसाइट खुल गई, जो भी इसके अंदर पड़ा हुआ डाटा। अब वेबसाइट बन गई। अभी तक मैंने जितनी बातें की हैं डोमेन को लेकर, वेबसाइट को लेकर, अभी हमने कहीं पर एसईओ की तो बात ही नहीं की ना। अभी तो सिर्फ वेबसाइट बनी है भाई। अभी क्या हो रहा है, उसकी वेबसाइट बन गई, वो बड़ा खुश हुआ कि भाई इट्स ओके, मेरा एक दफ़ा खर्चा आ गया टोटल, पहली दफ़ा में 2 लाख रुपया, ठीक है। अब हर साल मुझे तकरीबन वो समझ ले के 30,000 रुपया देने हैं, क्योंकि वेबसाइट का खर्चा तो ख़त्म हो गया ना। तो चलो भैया मैं लाइव हो गया हूँ, ज़बरदस्त सुकून हो गया काम, अब मेरी वेबसाइट है। बट ये वाली जो वेबसाइट आपकी है ये आपकी मार्केटिंग नहीं कर रही। ये वेबसाइट कैसे खुलेगी भाई? जिसको मैं अपनी वेबसाइट का नाम बताऊंगा वही खोलेगा ना। हर किसी को तो नहीं होगी ये वेबसाइट एक्सेसिबल, क्योंकि अभी तक हमने इसकी एसईओ नहीं की या करवाई। यानी अभी तक ये वाली वेबसाइट डिस्कवर नहीं होती है। ये वेबसाइट आती कैसे है? सिर्फ नाम लिखने से आती है। मतलब abc.com लिखेंगे तो वेबसाइट आएगी। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि ABC वाली वेबसाइट जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है, अगर कोई बंदा वो सर्विसेज लिखे, सपोज मैं कहता हूँ भाई एक वेबसाइट है abc.com, वो डिजिटल मार्केटिंग करवाती है, वो वेब डेवलपमेंट करवाती है, वो फाउंडेशन करवाती है, वो आर्ट्स करवाती है, वो स्पोकन इंग्लिश करवाती है। अब एक यूज़र आता है, वो लिखता है abc.com, वेबसाइट खुल गई। एक और यूज़र आता है, वो लिखता है स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज इन लाहौर, abc.com नहीं आएगी। एक बंदा लिखता है डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन लाहौर, फिर abc.com नहीं आएगी। इसका मतलब क्या हुआ? ये वेबसाइट कैसे खुल रही है अभी तक? जस्ट बाई नेम, जस्ट बाई URL। भाई दुनिया में कितने लोग होंगे जिन्हें URL का पता होगा? कुछ लोगों के लिए तो आप अननोन भी है ना, और ख़ास तौर पर जब आप नई ब्रांड लेकर आ रहे हैं फिर तो आप सब लोगों के लिए अननोन है, आपको तो कोई जानता ही नहीं है। जैसे आप लोग इस कॉलेज में आए हैं तो मोस्टली लोग ब्रांडिंग की वजह से आए हैं कि सबको पता भी पीक सॉल्यूशंस। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मैं ये कहूँ कि जिस दिनों में आप लोगों ने एडमिशन लिए इस कॉलेज में और आपके एडमिशन जो इस कोर्स के लिए हुए उसी महीने में, हम सपोज करते हैं कि 30 एडमिशन हुए, तो इसका मतलब ये हुआ कि और भी बहुत सारे ऐसे 30 लोग होंगे जो डिजिटल मार्केटिंग करना चाहते हों बट स्टिल वो पीक सॉल्यूशन को ना जानते हों। मतलब कोई बंदा लइये से आ गया भाई, कोई चिचावतनी से आ गया, उसको तो नहीं पता ना पीक सॉल्यूशन क्या है। ये तो लाहौर के लोगों को पता है, बाहर के लोगों तक तो अवेयरनेस कम होगी इसकी। तो वो क्या ढूंढेगा? वो तो पीक सॉल्यूशन कभी भी नहीं ढूंढेगा। वो क्या ढूंढेगा? वो तो कोर्स ढूंढेगा। अब वो जब कोर्स ढूंढेगा
तो ABC तो रैंक ही नहीं हुई। तो जब वो कोर्स ढूंढेगा तो ABC तो नहीं आने वाली, लेकिन दूसरी साइट्स आएंगी। ये वीकनेस कहाँ पर है? ये SEO में वीकनेस है कि भाई SEO क्यों नहीं करवाई। जब SEO नहीं हुई तो आपकी वेबसाइट रैंक भी नहीं हो रही। SEO होती तो वेबसाइट रैंक होती ना, क्योंकि SEO नहीं करवाई इसी वजह से आपकी वेबसाइट रैंक नहीं हो रही। समझ में आ गया पॉइंट? इसका मतलब क्या हुआ कि अब तीसरा खर्चा किसका होने वाला है? SEO का। अब वो SEO के लिए पे करेंगे तो तभी उनकी वेबसाइट रैंक होगी, और अगर वो SEO के लिए पे नहीं करेंगे तो वेबसाइट रैंक नहीं होगी। अच्छा, अब SEO के लिए पे भी कर दिया भाई, तो रैंक तो नहीं हो जाएगी ना, कुछ टाइम तो लगेगा। आपकी वेबसाइट को SEO ऑप्टिमाइज होने के लिए कम से कम 4 माह चाहिए, मिनिमम 4 मंथ्स पीरियड चाहिए ऑप्टिमाइज होने के लिए। भाई आप आज आए हैं, आपसे पहले भी तो इतने लोग हैं जो रैंक हो चुके हैं, उनकी वेबसाइट की एज भी ज़्यादा है, उन्होंने SEO भी आपसे पहले करवाई है। तो इसका मतलब क्या, वो टॉप पे आ रहे हैं। भाई अब आप आए हो तो ऐसा तो नहीं होगा वो सारे के सारे नीचे चले जाएंगे और आप टॉप पर आ जाओगे। आप टॉप पे कैसे आओगे? आप टॉप पे आहिस्ता आहिस्ता क्राउल करते हुए आओगे, क्योंकि वो तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड्स पूरे कर रहे हैं, आपने तो आज की तारीख में स्टैंडर्ड्स पूरे करने शुरू किए हैं। इसका मतलब क्या हुआ? गूगल देखेगा कि भैया कोई नया बंदा भी आया है और इसकी वेबसाइट भी बहुत अच्छी है जो गूगल फ्रेंडली है, तो वो क्या होगा, पहले तो नज़र ही नहीं आती थी, फिर क्या हुआ, शायद 10वें पेज पे नज़र आनी शुरू हो जाए, फिर आहिस्ता आहिस्ता 10वें से 8वें पे आ जाए। ये 10वां कह रहा हूँ, हो सकता है 100वें पेज पर हो, पीछे से घूमना शुरू हो, फिर 8वें पर आए, फिर 7वें पर आए, फिर 6ठे पर आए। अब जब 6ठे पर आई है, वो जो 1 2 3 लिखा था ना पेजेस का नीचे, अब आप किसी को दिखा सकते हैं कि भाई देखो पहले तो आपकी वेबसाइट नज़र ही नहीं आती थी, अब ये वेबसाइट कहाँ पर है आपकी। ये देखें, अभी मैं इस वक्त किस पेज पर हूँ? दूसरे पर हूँ। पहले तो नज़र ही नहीं आती होती थी, फिर मुझे क्या फील हुआ कि भाई अब इसकी वेबसाइट जो है ना, अचानक मेरी एफर्ट्स की वजह से, मेरी वर्किंग की वजह से इस कीवर्ड को लिखने से 8वें पेज पर आ गई है। तो इट इज़ अचीवमेंट। क्या ख्याल है? मतलब पहली अचीवमेंट तो यही होगी ना, ये नहीं कि साल बाद ऐसे होगा, लेकिन पहली अचीवमेंट तो यही होगी जब आप काम कर रहे होंगे। फिर आप उसको दिखाओगे कि भाई ये देखें, ये सर्च टर्म लिख रहे हैं, तो अब आप 8वें पेज पर आ गए हैं। इट्स मीन आप क्राउल करना शुरू हो गए हैं गूगल पर, मतलब अब आप आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आएंगे। मैं इस पर और एफर्ट बढ़ाता जाऊँगा, फिर कुछ दिनों के बाद, 2 वीक्स के बाद, 3 वीक के बाद पता लगेगा जनाब हम 8वें से 6ठे पर चले गए। फिर हम उसको दिखाएंगे, अब देखें अब आप क्राउल करके इधर आ गए। तो कम से कम 4 माह 6 माह लगेंगे, तो फिर आपकी वेबसाइट रैंक होगी। बट दिस पीरियड डिपेंड्स ऑन कंपटीशन। इसका इन्हिसार कंपटीशन पर भी है, बिल्कुल वैसे ही है जैसे कोई बिजनेस है। मिसाल के तौर पर मैं ये कहूँ भाई यहाँ से लेकर MU कॉलेज जहाँ तक है, वहाँ पर 6 कंप्यूटर कॉलेज हैं इस लाइन के बीच में, बहुत सारे बता दिए मैंने, है ना। यहाँ मैंने कहा 1 कंप्यूटर कॉलेज है। अब आप मुझे बताएं कंपटीशन किस शक्ल में ज़्यादा है? 6 कॉलेजेस हैं तो बहुत कंपटीशन है। अब जब कोई 7वां कॉलेज यहाँ पर आएगा, उसे दिक्कत होगी ना रैंक अपने आपको बनवाने में, कि भाई पहला तो सारे का सारा बिजनेस इन 6 कॉलेजेस का ही है, तो इसका मतलब उसे क्या मिल गया? कंपटीशन मिल गया। इसी तरह चले सपोज कर लेते हैं हम कि पैरेलल, जी हमने कहा पैरेलल क्या हो रहा है? पैरेलल ये होने लगा हुआ है कि पीक स्टेशन के साथ वाली बिल्डिंग में एक और कंप्यूटर कॉलेज आ गया, उसे कंपटीशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? भाई आप लोग तो सीधे इधर आ रहे हैं, आप लोग के जानने वाले ने किसी ने कोर्स करना है, आप उसकी उंगली पकड़ के उसे दफ्तर में ले गए, लो भी दाखिला ले लो, उधर तो जा ही नहीं रहा हो क्योंकि वो नया बंदा है, तो इसका मतलब है कंपटीशन मिल रहा है। लेकिन किसी ऐसी जगह पर जाकर उसने कॉलेज खोला जहाँ पर पीक स्टेशन की तरह का कोई कॉलेज, पॉपुलर कॉलेज नहीं था, तो इसका मतलब क्या हुआ? उसे कम कंपटीशन मिला। एग्जैक्टली ये सब कुछ आपको SEO में भी मिलना है, और SEO में मिलने का मतलब फिजिकल कंपटीशन नहीं है, ये ज़हन में रखिएगा। इसकी एग्जांपल यूँ समझ लें कि जैसे अभी मैंने कहा कि इधर से लेकर MU कॉलेज तक 6 कंप्यूटर कॉलेजेस हैं, मगर उन 6 में से किसी की भी वेबसाइट नहीं है भाई। SEO में कंपटीशन है? नो, 0 कंपटीशन, क्योंकि भाई आप पहला कॉलेज है जो 6 कॉलेजेस में से अपनी वेबसाइट ला रहा है और SEO कर रहा है। उनकी तो SEO ही नहीं है, उनकी इवन कुछ लोगों की, आधे लोगों की तो वेबसाइट्स ही नहीं है, तो इसका मतलब है देयर इज नो कंपटीशन। उनका तो कोई कंपटीशन ही नहीं आपस में। तो हम जिस कंपटीशन की बात कर रहे हैं वो फिजिकल कंपटीशन नहीं है, वो कौन सा कंपटीशन है?
जी, वो कौन से वाला कंपटीशन है? ऑनलाइन कंपटीशन है। एसईओ में कौन सा कंपटीशन होगा? ऑनलाइन कंपटीशन होगा, फिजिकल कंपटीशन नहीं है। फिजिकल कंपटीशन अलग, ऑनलाइन कंपटीशन अलग। यानी अगर हम फिजिकल कंपटीशन कर रहे हो सकता है ऐसा कि किसी की वेबसाइट ही ना हो, मगर उसके पास फिजिकली बहुत स्टूडेंट्स आते हैं, तो फिजिकल ऑडियंस को तो वही कैप्चर कर रहा है सारी, लेकिन ऑनलाइन ऑडियंस को वो कैप्चर कर रहा होगा जिसकी वेबसाइट भी होगी, जिसका सोशल पेज भी होगा, जिसके ऑनलाइन एड्स भी चल रहे होंगे। कोई भी बंदा गूगल करेगा, ऑनलाइन वो उसी पर जाएगा क्योंकि उसी को ब्रांड समझेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा कंपटीशन कहाँ पर है? ऑनलाइन है। हम जब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे बात कर रहे हैं तो हमारा कंपटीशन भी डिजिटल ही है। फिजिकल कंपटीशन को फिजिकल कंपटीशन से कंपेयर करेंगे, ऑनलाइन कंपटीशन को ऑनलाइन कंपटीशन से कंपेयर करेंगे। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं आप जरा। यानी अब आपको कुछ चीज़ें समझ में आ गई। अब हमने बहुत ज़्यादा फोकस जिस चीज़ पर किया वो क्या था? जी, बहुत ज़्यादा फोकस हमने किया वेबसाइट पर। और आप सब सोच रहे होंगे कि भाई वेबसाइट तो चलानी नहीं आती हमें, है ना? वेबसाइट का कोर्स भी नहीं किया हुआ, तो हम एसईओ कैसे समझेंगे? ऐसे ही है ना? सो इस कोर्स के अंदर जो पहला पार्ट होगा, हम वेबसाइट डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं सीखने लगे, लेकिन जो पहला पार्ट होगा उसमें हम ये सीखेंगे कि वेबसाइट्स पे काम कैसे करते हैं। एसईओ करने के लिए हमें जितनी वेबसाइट की ज़रूरत है, वेबसाइट डिज़ाइन की, वो हम पहले सीखने वाले हैं। इसमें पहले हम वेबसाइट को सीखेंगे, बट नॉट फॉर द डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू। कि एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कितना वेबसाइट का पता होना। भाई मैं खुद भी वेब डेवलपर नहीं हूँ, ठीक है, और मैं एसईओ करता हूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एसईओ करने के लिए वेब डेवलपर होना ज़रूरी नहीं है। और जितने वेब डेवलपर हैं उनमें से कोई भी एसईओ नहीं करता, वो सब वेबसाइट्स बनाते हैं। लेकिन हम वेबसाइट की अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, होनी चाहिए हमें। अगली क्लास में इंशाल्लाह अब हम ये देखेंगे कि वेबसाइट्स कितनी तरह की हैं। जैसे आजकल बड़ा शोर है भाई, शॉपिफाई की वेबसाइट, वर्डप्रेस की वेबसाइट, है ना, कोडिंग की भी वेबसाइट होती है। हम कंपेयर करेंगे कौन सी वेबसाइट होती है जो बेहतर होती है, लाइफ टाइम अच्छा होता है, एसईओ के लिए अच्छी होती है। और फिर हम सबसे पहले कोडिंग को अंडरस्टैंड करना शुरू करेंगे, क्योंकि जब तक हम कोडिंग को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे उस वक्त तक हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। हमें पहले कोडिंग को अंडरस्टैंड करना है। HTML से कितने लोग कंफर्टेबल हैं? जिन्होंने HTML का नाम कभी स्कूल में सुना हो, कॉलेज में सुना हो? आपने सुना हुआ है, आपने भी सुना हुआ है। सबसे पहले हम लोगों ने HTML की अंडरस्टैंडिंग लेनी है। हर वेबसाइट के बैक पर जो उसको स्टैंड कर रहा है, दैट इज HTML कोडिंग। चाहे वो एडवांस कोडिंग है, चाहे वो एडवांस वेबसाइट्स है, इवन शॉपिफाई की वेबसाइट, इवन वर्डप्रेस की वेबसाइट, भाई कोई सी भी वेबसाइट्स है, उसके बैक पर क्या चल रही है? HTML की कोडिंग। उसकी बैक एंड पर और भी बहुत कुछ चल रहा है, बट एसईओ को रिलेट करके सिर्फ कोडिंग, HTML की बेसिक कोडिंग। इट इज नॉट प्रोग्रामिंग कोडिंग। ये भी समझा कि ये क्या पूछ गया, हमें तो नहीं आती प्रोग्रामिंग करनी। हाँ बिल्कुल, देयर इज नो पार्ट ऑफ प्रोग्रामिंग। बड़ी बेसिक कोडिंग है जो हमें समझनी है, और जितना अच्छा हमें कोडिंग का कॉन्सेप्ट होगा हम उतने एक्सपर्ट होंगे एसईओ में, जितनी हम कोडिंग को रीड करना सीख लेंगे। और कोडिंग का बहुत थोड़ा पार्ट है जो एसईओ को रिलेट करता है, वो हमने ज़ीरो से सीखना है। और हम लोगों ने एक वेबसाइट बनानी है, ये भी ज़हन में रखना है आप लोगों ने। यानी जब तक हम एक वेबसाइट अपनी नहीं बनाएंगे, कैसे बनानी है वो मैं आपको तरीका बताऊंगा। वेबसाइट सीखे बगैर बनाएंगे आप, ठीक है। उसकी कोडिंग को भी आप खुद से चेंज करेंगे। कैसे करेंगे इंशाल्लाह अगली क्लास में हम ये सब कुछ करने वाले हैं। बस आपको एक चीज़ पे फोकस करना है। वो क्या चीज़ है? वो ये चीज़ है कि भाई छुट्टी नहीं करनी है, क्योंकि HTML कोडिंग आप सबके लिए न्यू है। लेकिन ना पीछे जो कुछ हम पढ़े थे वो बड़ा सिंपलेस्ट था, मतलब उसमें कोई इतना मुश्किल चीज़ें हम सीख नहीं रहे थे। आप देखते थे जो कुछ भी था ऑन स्क्रीन था। ये वाला जो पार्ट है ना एसईओ का पहला कोडिंग वाला, इसमें थोड़ी सी हमें स्टडी एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, कॉन्सेप्ट्स को, और प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। लेकिन जब तक आप अपना लेक्चर नहीं लिया होगा, फिजिकल लेक्चर नहीं लिया होगा, आप बिल्कुल अनकंफर्टेबल हो जाओगे। और आपके कोर्स के अंदर जो सबसे ज़्यादा पार्ट है वो एसईओ का है। और एसईओ के जो फेजेस हैं, वो पहला फेज़ है वेबसाइट एडिट, दूसरा फेज़ है कीवर्ड रिसर्च,
फिर फेज आएगा ऑन साइट और टेक्निकल एसईओ का और ऑफ साइट एसईओ का, ठीक है। मतलब ये इधर तक पहुंचने के लिए पहला फेज ही अगर सही नहीं होगा तो हम आगे कैसे मूव करेंगे। कीवर्ड रिसर्च सबसे इंपॉर्टेंट फेज, कि कीवर्ड्स कैसे फाइंड करना है, कीवर्ड कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो अगर हम लोग रेगुलर नहीं होंगे तो गड़बड़ होगी, ठीक है। कोई छोटा मोटा मसला हुआ करे तो छुट्टी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे सैलाब आज आया हुआ था बाहर, हाँ, तो आई गए आप लोग तैरते हुए ना, तो इतनी तो बारिश नहीं है यार, कुछ भी नहीं था यहाँ। मैं तो डर गया था कि मैं पता नहीं मेरी गाड़ी कैसे जाएगी, तैर रही होगी लोअर माल के ऊपर, डर गया था मैं। लेकिन यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, तो इतना छोटी छोटी बातों को मसला ना बने। वैसे भी हमारी हफ्ते में 3 दिन क्लास होती है और मैं भी कभी कभार ऑफ कर लेता हूँ, तो इतनी छुट्टियाँ काफ़ी हैं। मैंने कहा इतनी छुट्टियाँ काफ़ी हैं, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अलबत्ता अगर बिल्कुल ऐसे ना सुबह बारिश शुरू हुई है और रुक भी नहीं रही है, ठीक है ना, कॉलेज की सीढ़ियों तक पानी आ गया, फिर तो जो मुश्किल है बात समझ। लेकिन अगर नहीं हो रही बारिश, कंसिस्टेंटली नहीं हो रही, तो हम क्लास ले लेते हैं। कॉलेज वालों से इन्फॉर्मेशन लिया करें। देखें आप लोग ग्रुप में इतने मैसेज कर रहे होते हैं, बार बार करी जा रहे होते हैं, और एक दूसरे से तू बता, ये ना करें आप। कॉलेज में कुछ रिप्रेजेंटेटिव भी तो हैं उस ग्रुप में, है ना। जैसे मैंने मेंशन किया था ना, कॉलेज के रिप्रेजेंटेटिव को स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म कर दें, तो आप डायरेक्टली उनको कॉल करके, उनका आपके पास व्हाट्सएप में वो नंबर आ रहा है तो उसकी मीन उनका नंबर तो आ ही रहा है ना, आप कॉलेज में सीधा फ़ोन कर लें या डायरेक्ट उनको व्हाट्सएप करें कि आज क्लास होगी, कोई ये कर लें। फिर वो जैसे अकॉर्डिंगली इन्फॉर्म करें, बेशक उन्हीं के मैसेज का स्क्रीनशॉट ग्रुप में दे दो, ताकि सबका मसला हल हो जाए। तो एक दूसरे से पूछते रहेंगे तो ऐसे ही चलता रहेगा, नतीजा तो कुछ भी नहीं निकलेगा। सो कॉलेज में एक मेरा ख्याल है 2-3 लोग हैं जिनको भी मैंने मेंशन किया था, ये नंबर नोट कर लें, ताकि अगर आपको कभी कोई इशू हो, आप कॉलेज से पूछना चाहते हो, तो इस नंबर पे मैसेज करके पूछ लें, कॉल करके पूछ लें, मैसेज करके पूछ लें, ठीक है। लीजिए, ये था हमारा एक इंट्रोडक्शन